सब बने बने, सब बने बने। चलिए आज एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग लाइट चैप्टर में, और वह है सर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लास्ट क्लास में हमने लेंस मिरर दोनों के न्यूमेरिकल सेक्शन को कवर बढ़िया किया। सब लोग को ठीक से समझ में आया? कॉन्फिडेंस भी एकदम बूस्ट हो रहा है कि भैया ऑप्टिक्स के जो सबसे टफ पार्ट होता है न्यूमेरिकल पार्ट, जो हर एग्जाम की शोभा बढ़ाता ही बढ़ाता है, वो आराम से बना लोगे कि नहीं? फुल प्लेज कॉन्फिडेंट हो? अब पावर ऑफ लेंस हमने पढ़ा, छोटा टॉपिक था, बड़ा ही सरल टॉपिक है, सिंप्लिसिटी के साथ आंसर ला लेंगे, हो जाएगा। जो पढ़ते हो ना जी उसको रिवीजन भी करना है ना? तो आज के क्लास में आने से पहले कल क्या पढ़े हो उसको प्रॉपर रिवाइज करके आया करो, फिर ऐसे ही कल का ऐसे ही परसों का ऐसे मेंटेन करो, आपकी तैयारी आगे बढ़ते चले जाएगी। तो हम आ रहे हैं सर प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या है? ठीक है, परावर्तन के बाद अब हम टॉपिक पढ़ रहे हैं क्या? अपवर्तन। साथ में लिखिएगा सभी लोग, रिफ्रैक्शन। शॉर्टकट में बस इसको समझते हैं कि प्रकाश की वह घटना, द फिनोमिना ऑफ लाइट, प्रकाश की वह घटना जिसमें प्रकाश तरंग एक समांगी माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है। ठीक है जी, इंग्लिश वाले लिखेंगे द फिनोमिना ऑफ लाइट टुकेश्वरी जी मेरे को समझ नहीं आया। द फिनोमिना ऑफ लाइट थ्रू विच a light wave transmit from one medium to another। बात को सिंपल से में समझिएगा कि आप सब लोगों ने पहले जब प्रकाश के गुणधर्म मैंने आपको पढ़ाए, तो प्रकाश के गुणधर्म में हमने ये बात को, अच्छा पीजीटी वाले जितने भी स्टूडेंट हैं आप घबराइएगा मत, ये जितने भी पीछे के लेक्चर्स हैं वो एक साथ आपको मिल जाएंगे अपलोडेड फॉर्मेट में, और यहाँ से लाइव क्लासेस भी चलेंगी। तो कहा था मैं, प्रकाश के गुणधर्म हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि प्रकाश के पास द्वैत व्यवहार है, ड्यूल नेचर। कण व्यवहार भी है और तरंग व्यवहार भी है। कण व्यवहार के कारण क्या वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर सकता है क्या? नहीं। जैसे मान लो ये पेन एक कण है, फेंकूंगा दीवार के उस पर जाएगा क्या? नहीं जाएगा, क्योंकि कण है, पदार्थ है। वहीं पर तरंग की बात अगर करेंगे तो तरंग हमेशा एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, इसलिए मैंने शब्द यूज किया प्रकाश तरंग। तरंग लिखते ही आप समझ गए कि वो जो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रोपागेट कर सकता है, ट्रांसमिट कर सकता है, आप उसी को ना तरंग का नाम देते हो जी। क्लियर हुआ? जब मैं चिल्लाऊंगा, रूम पैक भी रहेगा, मेरी आवाज तो बाहर निकलेगी, आवाज रुकेगी क्या? क्योंकि आवाज क्या है? तरंग है, और तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आना जाना कर सकता है, और प्रकाश भी तरंग है। तो प्रकाश के पास ये गुण है कि अगर प्रकाश तरंग है तो वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में संचरित हो सकता है, और प्रकाश की इस घटना को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। तो अब आप मेरे प्यारे साथियों ये बात समझ गए कि प्रकाश का जब अपवर्तन होता है उसका अर्थ है कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है ना? प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है। मैं एक ऐसा सिस्टम बनाया सर, दिख रहा है सब लोग को? अब इस सिस्टम में थोड़ी बातें आप जानिएगा कि ये है सॉलिड सेक्शन। ये कौन सा सेक्शन है? ये सॉलिड है, ठोस है, ये लिक्विड है, और ऊपर क्या है? गैस। तीन अलग अलग मीडियम मैंने ले लिया। सूर्य प्रकाश की किरण आ रही है मान के चलिए। अब ये सूर्य प्रकाश की किरण भाई वायुमंडल से आई है,
जिस सतह पर टकराती है, थोड़ा इधर लेता हूं, ठीक, जिस सतह पे टकराती है उसके सतह के लंबवत एक रेखा होती है जिसे हम अभिलंब कहते हैं। ये बात तो सबने जाना है। तो ये सतह की लंबवत रेखा क्या नाम से जानी गई? अभिलंब। अब ये सूर्य प्रकाश की किरण आ रही है, यहां नोट करके दो बातें, नोट करके दो बातें। क्या क्या? कि सर अगर प्रकाश किरण जो गति कर रही है, गतिशील किरण जो है हमारी, जो गतिमान किरण है, अगर भैया वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाए, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाए, है ना, नहीं उल्टा बोल दिया, रेयरर से डेंसर में जाए, सघन माध्यम, विरल माध्यम से कहां जा रही है? सघन माध्यम। एक कंडीशन ऐसा हो सकता है, और दूसरा कंडीशन बिल्कुल इसका उल्टा होगा, सघन से विरल माध्यम में जाए। बात समझ रहे हैं? तो थोड़ा सा ना चेंजेस आता है। क्या चेंजेस आता है? जैसे ये मेरी लाइट आई थी, टकराई, टकराई ना, उस समय ये वाला जो कोण, हमेशा कोण किसके साथ बनाना है? अभिलंब के साथ। ये क्या है भाई? हमारा अभिलंब, नॉर्मल, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नॉर्मल, इसलिए एन से रिप्रेजेंट करते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। इसके साथ जो कोण बना है, यह आपतित किरण है ना, ये कौन सी लाइट है? इंसिडेंट रे, आपतित किरण। तो आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाता है, उस कोण को क्या नाम देते हो? आपतन कोण। क्या नाम दिए? इंग्लिश में पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसलिए इंसिडेंस बोले तो आई से रिप्रेजेंट कर दिया मैंने। अब मसला ये है, समांगी माध्यम का मतलब क्या होता है? समांगी माध्यम का अर्थ ये होता है कि थ्रू आउट सेम, थ्रू आउट क्या रहना चाहिए? सेम। जैसे पृथ्वी, सूर्य से प्रकाश की किरणें पृथ्वी को आ रही हैं, हवा से आ रही हैं, तो हवा में अलग अलग मीडियम है, ओजोन लेयर का डेंसिटी अलग है, गैसियस मीडियम का डेंसिटी अलग है, मध्य मंडल की डेंसिटी अलग है, इसलिए तारे टिमटिमाते दिखते हैं, क्योंकि प्रकाश सीधे नहीं हो रही है, प्रकाश कभी हट रही है कभी आ रही है, तो तारे आपको टिमटिमाते हुए दिखेंगे। और आप चाहते हो कि प्रकाश सीधी रेखा में गति करे, इसलिए क्या लेना है? समांगी माध्यम। क्या लेना है? समांगी मतलब जो सेम रहे। जैसे पानी है, नल का पानी है, आपने एक ड्रम नल का पानी भरा हुआ है, ये माध्यम क्या हो गया? समांगी हो गया। ऐसा तो नहीं है कि नीचे बालू बैठा हुआ है, वो भी समांगी हो गया। विसमांगी मतलब कहीं पर आपका प्रॉपर्टी ज्यादा है, कहीं पर प्रॉपर्टी कम है, तो वो विसमांगी हो गया, हेट्रोजीनस हो गया। और ये होमोजीनस है, समांगी है। क्लियर हुआ बात? चलो, अब मैं ये कहता हूं समांगी माध्यम इसलिए बोला था क्योंकि प्रकाश समांगी माध्यम से आया ना, हवा से। कहां घुसा? दूसरे माध्यम में गया। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। समांगी बोलने का अर्थ क्या था? कि वो पहले डिस्टर्ब नहीं था, अब मीडियम बदलेगा तब डिस्टर्ब होगा। एक ही बार डिस्टर्ब करना, बार बार मत करना। तो मेरे भाई, विरल माध्यम से जब प्रकाश सघन माध्यम की ओर जाती है, तो याद रखना उसके साथ एक प्रॉपर्टी आता है कि वो अभिलंब की ओर झुक जाता है, अभिलंब की ओर झुकता है ना, टर्न्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। लिख लेंगे कि इफ लाइट रे मूव्स फ्रॉम रेयरर मीडियम, ये रेयरर मीडियम है, से अगर डेंसर मीडियम में जाए तो वो क्या होता है? अगले लाइन में लिखने का, टर्न्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, अभिलंब की ओर झुक जाता है। और अगर डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाए, सघन माध्यम से विरम माध्यम में जाए, तो ऐसे में वो क्या होता है जी? अभिलंब से दूर हो जाएगा। इसमें अभिलंब की पास जाएगा, इसमें अभिलंब से दूर हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा लाइन इंग्लिश वाले लिख लेंगे, इफ लाइट रे मूव्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, कोणाई का मान कोणार से बड़ा होता है। देखते हैं, देखते हैं, अभी पहले से कुछ भी डिसाइड मत करो, क्योंकि मैं किताबों के जैसा नहीं पढ़ा रहा, मैं बस आपको फ्लो करवा रहा हूं, सोचने पे आ रहा हूं। अब मेरे दोस्त, इंसिडेंट रे आई है, टकराई है, कौन सा मीडियम है? गैस। सघन है कि विरल है? विरल है। और ये क्या है? लिक्विड में जा रही है ना, विरल माध्यम से सघन में जा रही है, विरल से कौन सा कॉन्सेप्ट? ये वाला कि ये वाला? फर्स्ट वाला। तो अभिलंब की ओर झुकेगा कि अभिलंब से दूर हटेगा? अभिलंब की ओर झुकेगा। मतलब क्या है कि भाई इसको ना ऐसे आ रहा था ना, ये
जाना इसको ऐसा सीधा सीधा था, इसको क्या करना था, सीधा ऐसा जाना था, जाना था, मगर वो सीधा नहीं जाएगा। ये है अभिलंब की सफेद रेखा, वो अभिलंब की ओर झुक जाएगा, अभिलंब की ओर। अब ये जो किरण रहती है, इस किरण को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे, अपवर्तित किरण। कौन सी घटना हुई है, अपवर्तन। कौन सी घटना हुई है, माध्यम बदल गया ना, आप गैस से जल में प्रवेश कर गए। तो जब भी माध्यम बदलता है तो उसे हम अपवर्तन कहते हैं, और ये वाला एंगल किस नाम से जाना जाएगा, आर। आर मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन कोण। ठीक है बढ़िया, समझ में आ रहा है। अब फिर आगे देखो, अब यहां पर मैं फिर खड़ा हो गया, क्लियर है। अच्छा, एकांतर कोण पर मैं लगाओ, ये अगर एंगल आ रहा है, ये जेड जैसा दिख रहा है, तो ये वाला एंगल भी क्या है, आरिच होगा। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी तो 30 डिग्री है ना। जेड वाला जो एंगल रहता है, हमेशा ये दोनों एंगल क्या रहते हैं, बराबर। तो ये जेड दिखा कि नहीं दिखा, दिख रहा है ना जी, छोटू जेड। तो मेरे भाई मैं अब बोल रहा हूं, अब वाटर और ग्लास की बात हो रही है, तो वाटर क्या हो गया, रेयरर, और ग्लास क्या हो गया, डेंसर। ग्लास क्या हो गया, डेंसर मीडियम हो गया। तो फिर से आप रेयरर से डेंसर में जा रहे हो, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहे हो। तो आपको जाना कैसा था, आपको जाना ऐसा सीधा चाहिए था, सीधा जाता, पर इस ससुरा फिर से क्या करेगा, फिर से अभिलंब की ओर और झुकेगा, ऐसा जाएगा। फिर आप यहां खड़े हो गए, अब कहां जा रहे हो सर, डेंसर से रेयर, क्योंकि ऊपर ग्लास है और नीचे क्या है, हवा है, नीचे क्या है। तो अब अभिलंब की ओर झुकेगा कि अभिलंब से दूर हटेगा, आना ऐसा था, जाना ऐसा था, बट अब ये दूर हटके ऐसा जाएगा। और मजे की बात क्या है, अगर एक ही प्रकाश किरण अलग अलग माध्यमों में घुसता है, तब याद रखिएगा शुरू में कहां से आया था, हवा से, बाद में कहां निकला, हवा में। तो उस समय जो कोण बनाया रहेगा और ये वाला जो कोण बना रहेगा, दोनों बराबर होंगे, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ये लाइट की प्रॉपर्टी है। बीच में कितना भी डिफ्रैक्ट उफ्रैक्ट हो जाए, उसके जिंदगी में कितनी भी उछाल पुछाल हो जाए, शुरुआत में जो था एंगल अगर मीडियम सेम है, पहले हवा है और लास्ट में भी क्या है, हवा है, तो उनके एंगल्स क्या रहेंगे, सेम। तो अगर 30 डिग्री के एंगल से आया था, फिर वाटर में गया, फिर ग्लास में गया, और वापस हवा में निकल रहा है, तो हवा में जब निकल रहा होगा 30 डिग्री के एंगल के साथ ही निकल रहा होगा। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। ओके, यहां तक की बात समझ में आया। तो अपवर्तन क्या है, एक लाइन में हमने समझा, अपवर्तन मतलब प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करना। दूसरा पॉइंट, अपवर्तन में क्या होता है, तो सर अगर वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुकती है, अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में, डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है, तो फिर वो अभिलंब से दूर हट जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा। यहां तक में किसी को कोई शिकायत तो नहीं है, बोलिए हाँ या ना। चलो अब ना मैं धीरे से ना आपको कुछ बातें दिखा रहा हूं, प्यार से थोड़ा समझना। मैं दो अलग अलग मीडियम लिया क्योंकि बच्चों ने एक सवाल पूछा, एंगल आई और एंगल आर में कौन बड़ा है कौन छोटा है, इस पे सवाल आ जाएगा। एग्जामिनर आपको छांटने के लिए बैठा है, वो किताबी सवाल आजकल नहीं पूछ रहा है, वो कुछ भी नया केस बना के दे देगा। तो मेरे भाई मैं दो कंडीशन ले रहा हूं, एक है सर मैं रेयरर मीडियम से कहां जा रहा हूं, डेंसर में, ठीक है, और दूसरा क्या है सर, मैं डेंसर से कहां जा रहा हूं, रेयरर में। मतलब ये विरल है और ये सघन है। अब सोचना भाई, क्लास पूरा ना थॉट पे चलेगा, ये विरल है। मैं सोचता हूं अच्छा बच्चा बन के, और ये सोच के जो बच्चा पढ़ता है ना, उसका हमेशा सिलेक्शन फिक्स रहता है, क्योंकि एग्जामिनर कुछ भी आए बाएं सवाल पूछ ले, वो बच्चा बनाएगा। चलिए ये मैंने बना दिया सर, नीचे पानी है ऊपर हवा है, सेम सिस्टम यहां भी डिजाइन करता हूं मैं, नीचे पानी ऊपर, मतलब एक रेयरर मीडियम है एक डेंसर मीडियम है। हवा डेंसर है कि रेयरर है, हवा रेयरर है, ऊपर क्या है, हवा है, और नीचे क्या है, जल है। आप कहां से कहां जा रही है, नॉर्मल रिएक्शन है जो हमेशा सरफेस के लंबवत रहेगी। आप रेयरर से डेंसर में आ रहे हो, मतलब लाइट हवा से पानी में जा रही है कि पानी से हवा में, हवा से, तो ले जाओ लाइट को। तो मेरी जो लाइट इंसिडेंट हो रही होगी भाई, वो लाइट इंसिडेंट कहां से हो रही है, हवा से हो रही है। लाइट का इंसिडेंस कहां से हो रहा है,
ये मान लीजिए एंगल क्या है, तो इसको सीधे जाना था ऐसे, पर ऐसे जाएगी क्या? अब क्या हो जाएगी? अभिलंब की ओर, तो झुका दो थोड़ा। ये एंगल से ये एंगल कम हुआ ना, झुकने का मतलब ही क्या होता है? एंगल कम होना। मान लो ये इतना एंगल है, अब मैं थोड़ा हाथ झुका दिया, एंगल बढ़ गया कि घट गया जी? ये 60 डिग्री था, अब ये 30 हो गया, तो झुक रहा है तो एंगल घट रहा है ना। बात समझ में आ रहा है? तो ये वाला एंगल मैं ले रहा हूं, ये है आपतित किरण इंसिडेंट रे, ये क्या है? अपवर्तित किरण रिफ्रैक्टेड रे। आप मुझे बताइए कि अच्छा ये वाला एंगल कितना है जी? शीर्षाभिमुख कोण पढ़े हो? ये आई है। अरे इस टाइप का एंगल शीर्षाभिमुख कोण के नाम से जाना जाता है ना। अरे अल्टरनेट एंगल, सॉरी कॉन्टेक्ट एंगल जो रहेंगे, ये वाला एंगल अगर 30 डिग्री है तो शीर्षाभिमुख कोण 10वीं का प्रमेय ये वाला भी कितना है? तो अगर ये 30 था तो ये भी कितना था? 30। तो ये कितना है? 20। ये कितना है? 20 है। इसका मतलब आप यहां पर समझ गए कि इस कंडीशन में एंगल आई और एंगल आर में कौन बड़ा? ये 30 था और ये 20 हो गया था ना। पकड़ पाए कि नहीं? इसके ऊपर कूट वाला प्रश्न बना देगा, वो बैठा हुआ है आपका टेस्टिंग के लिए। आपने जब परावर्तन के नियम पढ़े थे तब आपने परावर्तन के नियम में ये बात पढ़े थे कि भैया आपतन कोण और परावर्तन कोण कभी बराबर, सॉरी बराबर रहेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन में बराबर रहेंगे, अपवर्तन में कभी बराबर नहीं रहेंगे। अब कभी बराबर नहीं होने का ये अर्थ नहीं है कि एंगल आई हमेशा बड़ा होगा। यही कॉन्सेप्ट को अपने को पकड़ना है। हो सकता है एंगल आर बड़ा हो, वो डिपेंड करेगा कंडीशन पे। पहला कंडीशन हमने लगाया, रियरर मीडियम से डेंसर गए, तो साफ पकड़ में आ गया कि एंगल आई बड़ा है, एंगल आर, अपवर्तन कोण छोटा है, आपतन कोण बड़ा है। दूसरा पकड़ता हूं। अब हम जल से कहां जा रहे हैं जी? हवा में जा रहे हैं। जल से कहां जा रहे हैं? आप रेयरर से डेंसर में जा रहे हो, इसका मतलब लाइट जो आ रही है वो लाइट आप लोग की कहां से आ रही है? सर रेयरर मीडियम से आ रही है। लाइए लाइट को, ये वाला एंगल अब कहलाएगा इंसिडेंट एंगल आई। समझ में आ रहा है बात? बोलो हाँ या ना। ये डायरेक्शन बता दिया। आपको पता है कि इस लाइट को ऐसा सीधा जाना चाहिए था, सीधे जाना चाहिए था ना। पर हमने पढ़ा हुआ है कि अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए तो अभिलंब की ओर झुकेगा कि अभिलंब से दूर हटेगा? तो हटा दो ना जी दूर, तो आप हटाओ दूर, तो भाई ये ऐसा भागेगा। अब आप बताइए ये आई था तो ये वाला एंगल आई, पर ये वाला एंगल आर। तो मेरे दोस्त आप मुझे बता दीजिए कि एंगल आई और एंगल आर में इस बार कौन बड़ा हो गया? अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण के मान से बड़ा आया। इसके ऊपर सवाल गिराएगा, आपसे बोल देगा अपवर्तन की घटना के लिए कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, आपतन कोण अपवर्तन कोण का मान सदैव बराबर होता है। ऑप्शन बी, आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण के मान से अधिक होता है। ऑप्शन सी, अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण के मान से अधिक होता है। या ऑप्शन डी, ऑप्शन बी और सी सही है। तो कौन सा आंसर सही होगा? डी वाला। क्योंकि सर अगर मीडियम के ऊपर लाइट का डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, अगर रेयरर से डेंसर जाएगा तो आपतन कोण का मान अपवर्तन से ज्यादा है, डेंसर मीडियम से रेयरर में जाएगा तो अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण से ज्यादा है। तो एक स्टूडेंट जो मैसेज किए थे, अभी क्लियर हो गया होगा आपका डाउट? ठीक है। त्रिपुरी जी समझ नहीं आया। डाटा वाला प्रॉब्लम तो कब का सॉल्व हो चुका है। आप बस ऐप को जाके ना प्ले स्टोर से अपडेट कर लीजिए। हाँ, अपडेट करने से पहले अपने फ़ोन नंबर को ध्यान में रखना कि किस नंबर या किस ईमेल आईडी से आपने लॉगिन किया है। नहीं तो कई बार क्या होता है, हम किसी और नंबर को डाल देते हैं। अब कोर्स किसी और नंबर पे, एक मोबाइल में 2 सिम रहती है और दूसरे पे आपने एक्टिविटी लिया है तो उस पर आपका कोर्स एक्टिव तो है नहीं। आप लोग जितने भी लोग, रिजोल्यूशन 240p में आ चुका है, बस आपको ऐप को जाके अपडेट करना है। अपडेट कर लीजिए, आपका सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम। अब मैं मैसेज देखते रहूंगा तो पढ़ा नहीं पाऊंगा मेरे दोस्त। ठीक है, एक बार रिपीट कीजिए, बिल्कुल रिपीट कर रहे हैं, ये सब बोला करो। सर
रेयर एंड मीडियम से डेंसर में जा रहे हैं, मतलब विरल माध्यम से सघन में जा रहे हैं। जाना सीधा चाहिए था पर वो अभिलंब की ओर, ये है अभिलंब, व्हाइट रेखा उसकी ओर झुक गया। सघन माध्यम से विरल में गए, जाना सीधा था, व्हाइट रेखा सीधी थी, बट वो अभिलंब नॉर्मल से दूर हट गया। तो बस यही बात हमको पकड़ में आई। इस केस में आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण से ज्यादा है, इस केस में अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण से ज्यादा है। तो आपसे कोई पूछेगा कि परावर्तन और अपवर्तन में सबसे बड़ा अंतर क्या है, तो दो अंतर तो ऐसे ही तैयार हो गया। परावर्तन में माध्यम नहीं बदलता, ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन मीडियम रिमेन्स अनचेंज्ड, पर अपवर्तन में माध्यम अनिवार्य रूप से बदलता है, ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन मीडियम कंपल्सरी चेंज। और दूसरा इंपॉर्टेंट, परावर्तन की घटना में आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है, यहां बराबर नहीं होता। अब बराबर नहीं होने में कोई एक 19 और दूसरा 20 होगा, तो जरूरी नहीं है कि हमेशा आपतन कोण ज्यादा हो, वो डिपेंड करेगा कंडीशन पे कि आपका प्रकाश सघन से विरल जा रहा है कि विरल से सघन जा रहा है। यहां तक का बात समझ में आ गया सब लोगों को, बोलो हाँ या ना। चलिए अब आते हैं सर अपवर्तन के गुण। ठीक है, अपवर्तन के गुण। उसके बाद नियम पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिफ्रैक्शन। ये चीजें किसी किताब में नहीं मिलेंगी, मैं पहले बता दे रहा हूं, पर ये चीजें ही सवाल बनती हैं। सब लोग को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, प्लीज बता दो एक बार, क्लियर है, बने समझ आते? ठीक, ऑनलाइन में भी भाई क्लियर है ना? नहीं, आज इंग्लिश वाली मैम का तबीयत बिगड़ा हुआ है दोस्त, तो इसलिए आज इंग्लिश की क्लास नहीं हो रही है, मैं ले रहा हूं क्लास। पढ़ाई होना चाहिए, नियम कानून के बंदिशों में बंद के जियोगे ना तो आम आदमी बन के रह जाओगे। मैं नहीं मानता, मैं तो भी मानता हूं पढ़ाई होना चाहिए भाई। अपवर्तन के गुण में पहला नंबर पॉइंट, माध्यम मीडियम कंपल्सरी चेंज। माध्यम क्या है? अनिवार्य परिवर्तित होगा, यस और नो? माध्यम में परिवर्तन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यही तो अपवर्तन का मेन थीम है कि जब तक मीडियम नहीं चेंज हो रही है अपवर्तन हो रहा है क्या? नहीं। मेरा लाइट चला हवा में, जा रहा है हवा में, अभी भी है हवा में, अपवर्तन हुआ है। अब वो लाइट घुस गया प्रिज्म में और 7 रंगों में टूट गया इंद्रधनुष की तरह, अपवर्तन हुआ? सर जब वो प्रिज्म में घुस रहा था, हवा से ग्लास में इंटर कर रहा था, मीडियम चेंज हो रहा था, उस समय अपवर्तन का सिद्धांत कार्य करता है। अब प्रिज्म से निकलते समय वो 7 रंगों में टूट गया, तो यहां विवर्तन का सिद्धांत कार्य करता है। इसको हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट या डिस्पर्जन ऑफ लाइट। इस तरीके से लाइट का फैलाव हो जाता है। ठीक है, वो लाइट के पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, हम मेनली आप लोग के 2-3 पढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, परावर्तन, अपवर्तन। बट लाइट के पास इंटरफेरेंस है, व्यतिकरण का गुण है। लाइट के पास डिफ्रैक्शन मतलब विवर्तन का गुण है। लाइट के पास स्कैटरिंग का प्रॉपर्टी पाया जाता है। लाइट के पास ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन की प्रॉपर्टीज है। तो बहुत सारे गुणधर्म लाइट के पास है, बट हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग, लाइट के जितनी भी हमारे एग्जाम के अकॉर्डिंग चीजें जरूरी हम उतना पढ़ते हैं। अब जरूरी नहीं है कि भैया पोलराइजेशन ऑफ लाइट पढ़ो, वो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं बच्चे ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड के लिए, जब वो लोग देखने जाते हैं। ठीक है, तो वहां पर प्रकाश का ध्रुवीकरण की घटना हम देखते हैं कि कौन सा यौगिक प्रकाशीय सक्रिय है कि नहीं है, केमिस्ट्री में आता है काम। ग्लूकोज धूप में ले जाओ चमकता है, क्यों चमक रहा है? क्योंकि वो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है। ठीक है, दूसरा पॉइंट कि भी अपवर्तन में पहला पॉइंट तो मिल गया, माध्यम अनिवार्य बदलेगा। अच्छा, अपवर्तन की घटना प्रकाश के कण व्यवहार को प्रदर्शित कर रही है कि तरंग व्यवहार को? भैया माध्यम बदल रहा है, और माध्यम में बदलने की ताकत केवल किसके पास है? तरंग। एक तरंग ही हवा से निकल के कांच में प्रवेश कर सकता है, प्रिज्म में प्रवेश कर सकता है, कण प्रवेश कर सकता है क्या? वो उसकी सतह से टकरा के लौट जाएगा। ठीक है, तो आप ये बात समझ गए, ये सवाल बना देगा, प्रकाश की अपवर्तन की घटना किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन है प्रकाश के द्वैत प्रकृति पे, ऑप्शन बी प्रकाश के कण व्यवहार पे, ऑप्शन सी प्रकाश के तरंग व्यवहार पे, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो हमको क्लियर रहना है, अपवर्तन बोला तो तरंग व्यवहार क्योंकि माध्यम बदलना है, परावर्तन बोला तो कण व्यवहार। परावर्तन में माध्यम बदलते हैं क्या?
तो भैया कोई आ रहा है हवा से, कांच के अंदर घुसना नहीं चाहिए, टकरा के लौट जाना चाहिए, हवा से हवा में रहना चाहिए। तो परावर्तन, तो परावर्तन कण व्यवहार पर आधारित है। और अपवर्तन की घटना, अपवर्तन जो है, रिफ्रैक्शन जो है, ये प्रकाश की कौन सी प्रॉपर्टी को यूज कर रहा है? सबको पता है प्रकाश के पास द्वैत प्रकृति है, ड्यूल नेचर ऑफ लाइट। किसने दिया? महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने। ठीक है, तो ये अपन समझ गए कि ये प्रकाश के तरंग व्यवहार को प्रदर्शित करती है। कण का ड्यूल नेचर बोला मैं, ड्यूल नेचर जो दिया था वो अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था, तरंग व्यवहार न्यूटन ने दिया था प्रकाश का, और कण व्यवहार जो दिया था वो किसने दिया था? हाइगेन ने। और इन दोनों को मिक्स करके ड्यूल नेचर मैंने पूछा था, वो आइंस्टीन ने दिया। ठीक है, ऐसे ही मैटर की बात करेंगे तो मैटर में कण व्यवहार तो जे थॉमसन आपका ये लोग दे चुके थे, क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रॉन को कण मान लिया था, आपका गोल्डस्टीन, चैडविक। तरंग व्यवहार या ड्यूल नेचर किसने दिया? डी ब्रॉगली ने। ये सब मैंने आप लोग को पहले क्लास में ये सब बातें बताई होंगी। ठीक है, तो अपवर्तन तरंग व्यवहार पर आधारित है। अब ये सब सवाल बनते हैं भाई, डीप डीप क्वेश्चन पूछेगा अच्छे से, बढ़िया बढ़िया लोग फंसेंगे, क्योंकि हम डिटेल गए नहीं रहते हैं, पढ़ने की आदत रहती नहीं है। और सोचो, और क्या प्रॉपर्टी थी अपवर्तन के दौरान? तो हमने अभी देखा, सर अगर मैं विरल माध्यम से सघन में जाऊंगा, और चौथा प्रॉपर्टी सघन से विरल में जाऊंगा, तो चीजें बदलती हैं। चीजें कैसे बदलती हैं? यहां पर आप अभिलंब की ओर झुकते हो, अब रेयरर से डेंसर में जा रहेंगे, मूव्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक, और अगर डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रहे हैं, इंग्लिश हिंदी देखो, इंग्लिश वालों के लिए भी मैं कंटिन्यू एक एक लाइन लिटरेट कर रहा हूं, तो आपको नोट्स बनाते चलना है भाई। तो ये क्या हो जाएगा सर? अभिलंब से दूर हटेगा, अभिलंब से दूर हटेगा। और यहीं पर आपने एक बात और पकड़ ली थी। क्या पकड़ी थी सर? कि सर अगर आप डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रहे हो ना सर, तो उस केस में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, उसमें इंसिडेंट एंगल क्या रहेगा? ज्यादा। सवाल बना देगा, बोल देगा एक प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है, कौन सा कथन सत्य है? कूट भी बना देगा, कूट वाला प्रश्न 4-5 कॉन्सेप्ट सजा के बना देगा यूपीएससी पैटर्न में। और अगर रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है तो कौन सा सही है? पकड़ लोगे ना जी? चलिए और सोचते हैं, और सोचते हैं, क्या सोचते हैं? 5वां नंबर पॉइंट, कि अपवर्तन में, अब ध्यान समझना, मजा आने वाला है। मीडियम चेंज हो रहा है जी भैया, प्रकाश हवा से आई और कहां घुस गई? जल में। अच्छा आप मुझे बता दो, प्रकाश की स्पीड हवा में कितनी थी? 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जल में कितनी थी? लिखवाया हूं, 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ग्लास में कितनी है? 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका अर्थ यह है कि यहां पर जब भी माध्यम बदलता है, प्रकाश की चाल बदलती है कि नहीं बदलती है? परावर्तन की जब घटना हो रही थी, प्रकाश की चाल बदल रही थी, क्योंकि परावर्तन में आया, टकराया, हवा से आया, हवा में गया। मीडियम बदला था क्या परावर्तन में? नहीं बदला था। अपवर्तन में मीडियम बदल रहा है, तो प्रकाश की चाल भी बदलेगी, क्योंकि हमने डाटा याद रखा है भाई कि हवा में प्रकाश की चाल 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, तो वाटर में 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो इस पे लॉजिक पे सवाल बना देगा कि प्रकाश हवा से चलकर जल में प्रवेश करती है, उसकी चाल पर क्या असर पड़ेगा? अरे बड़े इमोशनल क्वेश्चन है, वन लाइन में आ जाते हैं। बोलेगा बढ़ेगी, घटेगी, अपरिवर्तित रहेगी, ऐसा डाल देगा। तो हमको डाटा पता है तो हम बता देंगे भैया हवा से जल में जा रहा है तो 3 इंटू 10⁸ मीटर से 2.25 इंटू 10⁸ मीटर में आ रहा, घट जाएगा। या ऐसा सवाल बना देगा, अपवर्तन की घटना में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या गलत है? कूट बना देगा, आपतन कोण अपवर्तन कोण अलग अलग होते हैं, आपका प्रकाश की चाल एक समान रहती है, तो वो अलग गलत कथन हो जाएगा। क्योंकि अपवर्तन के केस में आप ये बात समझ रहे हो, मीडियम बदला, और अगर मीडियम बदला है मेरे भाई
तो हम ये बात बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि अगर मीडियम बदला है तो प्रकाश का चाल भी परिवर्तित है कि अपरिवर्तित है? परिवर्तित होगी। बढ़ेगी घटेगी बात की बात है। स्पीड ऑफ लाइट चेंज होगा नहीं होगा? होगा। मीडियम बदल रहा है, हमको तो डाटा याद है पूरा। और पकड़ना, आप सोचते जाना, आपके सामने परोसते जाऊंगा, आप लोग सोचते जाना। हाँ भाई, तरंग व्यवहार हाइगन ने बोला था, मैं तो बोल ही रहा हूं। ड्यूल नेचर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था। मजा आ रहा है? मस्त मजा आता है, सोचते सोचते पढ़ते हैं और सोचते हैं। भैया चाल तो बदल गई, प्रकाश की आवृत्ति बदलेगी? ये एसीएफ में आया हुआ क्वेश्चन है। आवृत्ति बदलेगी क्या जी? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। एसीएफ छोड़ो, सीजी टेट 2024 का पेपर खोलो, उसमें भी क्वेश्चन मौजूद है ये वाला। 2024 साइंस के पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ था। प्रकाश की आवृत्ति बदलेगी कि ना बदलेगी, बताओ ना रे। सर ग्लास में लाइट की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड सॉलिड में। ओके, बदलेगी ना बदलेगी? आवृत्ति क्लियर है सब लोग? क्या आवृत्ति भी? भाई माध्यम बदल रहा है तो आवृत्ति, आवृत्ति को याद रख लेना, अति बेशरम, जिससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। माध्यम बदलो मत बदलो, आवृत्ति नहीं बदलती। पूरे भौतिक राशियों में एकमात्र भौतिक राशि है फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज्ड, वो कभी चेंज नहीं होता। एक बार सूरज से जो प्रकाश जिस आवृत्ति की बन गई, वो प्रकाश कांच में जाए, हवा में जाए, वाटर में जाए, उसकी एनर्जी, उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है। समझ में आ रहा है? मैं हवा में हूं तो मैं अलग हूं, और पानी के अंदर जाके मैं अलग हो जाऊंगा? मेरी एनर्जी उतनी रहेगी ना जी। तो एनर्जी इज फ्रीक्वेंसी। तो आप ये बात समझ पाए, ये एकदम याद कर लेना। फ्रीक्वेंसी के ऊपर हमेशा सवाल पूछा जाता है, कभी भी आवृत्ति दिख जाए, ट्रांसफॉर्मर के क्वेश्चन में आवृत्ति बोल देगा कि ट्रांसफॉर्मर में आवृत्ति पे क्या असर पड़ता है। आवृत्ति शब्द कहीं दिख गया, वो इतना बेशरम है कि वो कभी नहीं बदलता। तो फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज्ड, आवृत्ति अपरिवर्तित होती है। लॉजिक नहीं लगाओ, सीधे याद रखो, फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलता। सारे फिजिकल पैरामीटर बदल जाएंगे, फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलता। इज दैट क्लियर एवरीवन? अभी मध्य प्रदेश में पीजीटी का पेपर हुआ था, उसमें एक सवाल पूछ दिया गया था। आपको ये बात पता होनी चाहिए ना, आवृत्ति जो होता है 1/, आवर्तकाल होता है ना। सवाल ये पूछा गया था, आवृत्ति और आवर्तकाल का गुणनफल कितना होता है? अब अच्छे अच्छे लोग हक्का जाते हैं, ये दही आवृत्ति आवर्तकाल का गुणनफल पूछ दिया, कुछ नहीं करो, इसको यहाँ भेजो, कितना होता है 1। एमपीपीजीटी का क्वेश्चन है ये, आता है भाई कुछ कुछ सवाल इजी, अब फिर भी हम फंस जाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट 7वां पॉइंट, प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पे क्या असर पड़ेगा? वेवलेंथ ऑफ लाइट, प्रकाश के तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ पे क्या असर पड़ेगा? अब सोचो। ठीक, तो बात समझिएगा, एक और रिलेशन में करा रहा हूं कि भैया आवृत्ति जो होती है, कई किताब में म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, कई किताब में एन से करते हैं। एनसीईआरटी की किताब ढूंढोगे तो एन से रिप्रेजेंट करता है। तो आवृत्ति जो होती है सर, वो होती है c/λ। क्या सर? c/λ या v/λ। प्रकाश की चाल c से रिप्रेजेंट कर रहे हैं करके c/λ। आवृत्ति बदली क्या जी? आवृत्ति कांस्टेंट है, मतलब c और लैम्डा का रेशियो भी कांस्टेंट है। इसका अर्थ यह है कि लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c, लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c। तो अगर प्रकाश की चाल बदल रही है तो तरंग दैर्ध्य भी बदलेगा। भाई माध्यम बदला, चाल बदली, और तरंग दैर्ध्य का संबंध अब किसके साथ आ जाएगा? c के साथ, प्रकाश की चाल के साथ। और माध्यम बदला है, आवृत्ति नहीं बदली है, पर चाल तो बदल रही है, चाल बदल रही है, मतलब तरंग दैर्ध्य भी बदलेगा। समझ में आया? तो वेवलेंथ ऑफ लाइट क्या होगा? चेंज्ड होगा। चेंज होगा कि नहीं होगा? चेंज होगा। सोच पा रहे हो? परिवर्तित होगा। ये सब एक एक लाइन के सवाल हैं। और सोचो, रिफ्रैक्शन में और क्या प्रॉपर्टीज आएगी? सर प्रकाश की कला,
प्रकाश की कला, फेज ऑफ लाइट, फेज ऑफ लाइट चेंज होगी कि नहीं होगी? फेज का मतलब होता है डायरेक्शन। तो स्वाभाविक सी बात है, सीधी सीधी जा रही है क्या? हवा से आई, पानी में गई, पानी से फिर ग्लास में चले गई, सेम हुआ क्या? डायरेक्शन शफल हो रहा है, बदल रहा है, तो फेस भी बदल रहा है। तो ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन फेस ऑफ लाइट भी क्या होगा? चेंज्ड होगा, परिवर्तित होगा। पकड़ में आ रहा है बात? सर वेवलेंथ इंक्रीज होगा या डिक्रीज, वो डिपेंड करेगा ना मेरे दोस्त कि लाइट कहां से कहां जा रही है। रेयरर से डेंसर जा रही है, डेंसर से रेयरर जा रही है, ठीक है। सबसे अच्छा तो वही उदाहरण है। नेक्स्ट, प्रकाश की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के बारे में बताओ। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट वो चेंज होगी कि नहीं होगी? हाँ, लाइट आया, जब लाइट टकरा के अंदर पानी में घुसता भी है, सुबह सुबह आप जाओ तो यही सब चमकता हुआ दिखता है पानी में, तालाब उलाब सामने या रोड पर भी अर्ली मॉर्निंग में। मिराज इफेक्ट बोलते हैं, मरीचिका। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो कुछ पार्ट ऑफ लाइट क्या हो रहा है, अंदर जा रहा है, और कुछ पार्ट ऑफ लाइट का जो एनर्जी है वो यहाँ पर रिफ्लेक्शन के दौरान लौट जा रहा है। तो जो लौटता है वो हमको चमकता हुआ दिखता है, मिराज इफेक्ट उसी को हम बोलते हैं। तो मेरा ये कहने का अर्थ ये है कि सर सम एनर्जी अंदर गया, सम एनर्जी रह गया, तो इसका मतलब कि जो उसकी इंटेंसिटी है उस पर असर पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है? पड़ रहा है। इंटेंसिटी भी चेंज हो रही है, और चेंज क्या हो रही है? घट ही रही है, थोड़ी सी तो घटी जा रही है। 10 लाइट आए, 5 अंदर घुसी, 5 लौट गई, तो वो क्या था? इंटेंसिटी का मतलब नंबर, नंबर तो घटा ना जी, ठीक है। इंटेंसिटी के बारे में मैंने बताया था, एक पर स्क्वायर एरिया में जितने भी लाइट पार्टिकल्स इंटर करते हैं, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, उसी को हम लोग उसकी इंटेंसिटी कहते हैं। और क्या सोचता हूँ मैं? देखो सोचते सोचते 10 टोक पॉइंट बना डाले हम लोग। ये रहा मेरा 10वां पॉइंट। कुछ तो सोचो, पूरा परावर्तन अपवर्तन का पूरा पोस्टमार्टम हो रहा है ना यहाँ पे। और क्या होगा भाई अपवर्तन की घटना में खास? आप लोग ही सोचो, बात हम लोग कर लेंगे विज्ञान लगा के। हाँ बिल्कुल, इंटेंसिटी चेंज होगी। सोचो ना रे, नहीं सोचा रहे क्या? प्रकाश देव को याद करो, जय सिंह बोंगा बोल के। सूर्य देव को सिंह बोंगा बोलते हैं जनजातियों में। नारायण देव, सिंह बोंगा, बहुत सारा नाम है। बाकी रवि, भास्कर, सूरज तो जानते ही हो। हेलो, ठीक है ना? ठीक। अच्छा, वो पिछली बार का वाला भी अपडेट डाल दीजिए ना मेरे में, मतलब बहुत 2-3 बार का नहीं डाला है, देख लीजिएगा डेट वाइज। हाँ, हाँ जी। और क्या सोचने लायक है अपवर्तन में? हाँ वो तो आएगा, अभी मैं कराऊंगा अपवर्तन कब कब नहीं होगा, ठीक है। अभी तो अपवर्तन मान के चल रहे हैं। अच्छा हाँ जी, एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आता है, इंद्रधनुष का बनना प्रकाश की किस घटना पर आधारित है? हाँ, दो हो रही हैं, पर सवाल आता है और इसमें एसएससी में यूपीएससी में ये पूछा हुआ है, इंद्रधनुष का बनना प्रकाश की किस घटना पर आधारित है? तो इंद्रधनुष कब बनता है? जब मौसम में नमी रहती है। अभी मैं चित्रकूट गया था, पूरा पानी गिर रहा था, उससे पानी के कारण क्या बन रही थी? वाटर वेपर्स बन जा रही थी धमाका गिरने से। अब वहाँ रेनबो बन रहा था। तो रेनबो वाटर ड्रॉपलेट में बनता है। तो जब नमी, बारिश का मौसम रहे, हल्का नमी रहे और धूप भी रहे, तो प्रकाश की किरणें हैं वो वाटर ड्रॉपलेट ना प्रिज्म की तरह काम करने लग जाते हैं। तो प्रकाश आती है, वाटर ड्रॉप से पास करती है, तो प्रिज्म उसको 7 रंगों में फैला देता है, और इस तरीके से आपका रेनबो बनता है। तो रेनबो बनने के लिए धूप का भी होना। रात में कभी रेनबो बना है क्या? प्रकाश नहीं रहेगा, रेनबो नहीं बनेगा। रेनबो तभी बनेगा जब धूप भी रहे, ह्यूमिडिटी भी रहे, मॉइस्चर रहे, तब बनता है। तो मेरे भाई, यहाँ पर आप समझिएगा कि एक पॉइंट और रखिए कि जब रेनबो बन रहा है तब प्रकाश की किरण आ रही है, और कहाँ जा रही है? पानी की बूंद, लिक्विड में। एयर से लिक्विड का सफर तय हुआ, मतलब अपवर्तन। वो अलग चीज है, माध्यम बदला ना। वायु से आप जल में प्रवेश किए ना, वाटर ड्रॉपलेट में इंटर किए,
तो अपन ये समझ गए कि भैया इंद्रधनुष का निर्माण, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, पीएससी वैसे में भी बहुत बार पूछता है। इंद्रधनुष का निर्माण प्रकाश की कौन सी घटना का परिचारक है? तो वह है सर अपवर्तन का सिद्धांत। तो सोचते सोचते अपवर्तन पे हमने एवं ही 10 लाइन तैयार कर दिए। हाँ, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ेंगे दोस्त, आगे पढ़ेंगे, अभी तो बस हम जीना सीख रहे हैं। ठीक है, हो गया यहां तक? बोलो हाँ, थोड़ा जोर से बोलो। जय माता दी। आवृत्ति तो कभी नहीं बदलता। क्या 1 सेकंड में जितना रिजोल्यूशन हो रहा है, जितना कंपन हो रहा है 1 सिंगल सेकंड में, वो उसकी फ्रीक्वेंसी है, मतलब नंबर ऑफ रिपीटेशंस, है ना। जैसे मान के चलिए हम क्या बोल, हमारा कुछ भी है, एक मशीन ही है, स्केल को ऐसे पटक दिया, अब वाइब्रेट हो रहा है, वो वाइब्रेट हो रहा है तो 1 सेकंड में जितना वाइब्रेशन वो मार रहा है वो उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ठीक है, हमारा ही शरीर है, उसकी आवृत्ति फिक्स है ना ह्यूमन हार्ट की, कि भैया 1 मिनट में 72 बार धड़केगा। बच्चों का तो 100, आपने 40 150 तक देखा है। ठीक है, चलिए अब आ जाइए सर, अपवर्तन समझ में आया? बोलो हाँ। अपवर्तन की परिभाषा क्लियर हुई? अपवर्तन में हमने कंडीशंस भी देख लिए, क्या क्या करना है, कब कब करना है, और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपके सामने सजा दिए। ये एक एक लाइन सवाल है, ये किताबों में नहीं मिलेगा, पर ये एग्जाम में आएगा और कॉन्फ्यूज कर करके पूछेगा। बोल देगा सर किस घटना के लिए परावर्तन कोण अपवर्तन कोण, सॉरी अपवर्तन कोण परावर्तन कोण एक दूसरे से बड़े हैं या छोटे हैं? अब आपको ऑप्शन ढूंढना है वैसा। चलिए भाई, अब आते हैं सर अपवर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। हेडिंग डालेंगे सभी लोग, अपवर्तन के नियम। हेलो हेलो। हाँ, अच्छा अच्छा, ये थोड़ा सा क्लास ले रहा था मैं, आप आ गए हैं क्या? हाँ, तो ये शॉप नंबर 128 में आ जाइए ना, ये जो जहाँ पर ये अमृतसर का क्लास था, देव स्पोकन वाला। हाँ, ठीक है। अपवर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। कोई बताएगा मुझे? परावर्तन के नियम तो सबको याद है, अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम में क्या आएगा? परावर्तन के नियम का तो पहला नियम ही यहाँ ढह जाता है, आपतन कोण अब परावर्तन कोण एक बराबर होते हैं, वो तो यहाँ पर लागू होगा क्या? वो तो पक्का नहीं होगा। और सोचो ना रे, अपवर्तन के नियम नहीं पढ़े हो क्या? आप 10वीं पास से तेज हैं? हाँ हाँ, ये स्नेल का नियम है। चलो एक नियम इसको गिन भी लिया, अपवर्तन के नियम में हम लोग स्नेल का नियम पढ़ते हैं कि जो अपवर्तनांक होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो साइन आई अपॉन साइन आर होता है, मान लिया। और एक और नियम, चुप्पी साधे रहोगे मैं बेहोश होके गिर जाऊंगा, मैं बता रहा हूं। और एक नियम, ओ भाई, परावर्तन के नियम याद है? ले तो परावर्तन के नियम बताओ तो। मैं बता रहा हूं, मैं कूट उट दूंगा। परावर्तन के नियम तो मैंने अपने हाथों से लिखवाए हैं भाई। बताइए, परावर्तन में दो तो नियम आए थे, कौन कौन से नियम थे? एक तो एंगल आई बराबर एंगल आर, कि नियमित परावर्तन में आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान एक बराबर होता है। और दूसरा नियम, हाँ नहीं, वो कैरेक्टर में जाता है, वो उसकी विशेषता है, नियम में नहीं है। नियम तो दो ही थे, कैरेक्टर में तो 10 तुक थे। हाँ जी, और दूसरा नियम, गजनी गजनी, सब गजनी। अरे आपतित किरण, परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में होते हैं, था नहीं था? तो काहे भूल गए?
नहीं बोलना है ना, रिवीजन नहीं कर रहे हो, मेरे को हमेशा तुम लोग नाखुश कर रहे हो, खाली कंप्लेन कर रहे हो, ये नहीं पढ़ा है वो नहीं पढ़ा है, तुम कब पढ़ोगे रे? रिवीजन करो। यहां देखो तो हमने अपवर्तन के नियम बनाने हैं। क्या बनाने हैं? ये अपवर्तन की घटना हुई है, बोलो हाँ या ना। चलो नेहा जी बिल्कुल सही कहा आपने, सुमित ने भी सही जवाब दिया। ये है आपतित किरण, ये है अपवर्तित किरण, ये है आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये सारे के सारे इसी प्लेन पर है कि नहीं है? तो अपवर्तन का नियम का पहला नियम तो हम ये वही परावर्तन से उठा डाले। फर्स्ट लॉ ऐसे ही समझ में आ गया, जो इसका प्रथम नियम था वो परावर्तन के जैसा ही हो गया कि सर आपतित किरण लिख लीजिए, इंसिडेंट रे, कॉमा अपवर्तित किरण, अपवर्तित नहीं लिखना चाहिए, इसको क्या लिखेंगे? हाँ ले लो, अपरिवर्तित नहीं है, यह अपवर्तित है, ठीक है। एवं आपतन बिंदु पर अभिलंब, एक ही तल पर उपस्थित रहते हैं। पकड़ में आया? दिस इज द फर्स्ट लॉ कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑन द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाइज ऑन सेम प्लेन। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, जो कि आपका परावर्तन के नियम में भी था। सेकेंड लॉ में आते हैं मेरे भाई। सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ से एक प्रॉपर्टी हम लोग को मिलती है, वो है सर उसका अपवर्तनांक। इसी सेकेंड लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं सर? स्नेल का नियम। मतलब ऐसा नहीं है कि स्नेल का नियम दूसरा नियम है, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, बस मैंने अपवर्तन का ही नियम को एक और नाम दिया, स्नेल का नियम, स्नेल्स लॉ। और स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक, लिखूं क्या मैं? लिख लो, किसी माध्यम का अपवर्तनांक उस माध्यम में आपतन कोण एवं अपवर्तन कोण, आपतन कोण की ज्या एवं अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात के बराबर होता है। एक्चुअल में स्नेल ने क्या कहा था पता है? कि किसी भी माध्यम में आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात ना नियत रहता है, और इसी नियत अनुपात को हम लोग उसका अपवर्तनांक बोलते हैं। इसी नियत अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, उसका अपवर्तनांक बोलते हैं। मतलब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है वो एक्चुअल में ज्या को अंग्रेजी में बोलते हैं साइन फैक्टर, और कोज्या मतलब कॉस फैक्टर, टेन मतलब स्पर्शी, ठीक है। तो साइन कॉस टेन ऐसा जो रहता है हमारा ज्या, कोज्या और स्पर्शी। तो साइन आई इंसिडेंट रे अपॉन ये क्या हो गया? साइन आर, और ये हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट। और यही कांस्टेंट क्या कहलाता है? उस माध्यम का अपवर्तनांक, उस माध्यम का अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर मीडियम। हाँ जी, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात माध्यम के लिए सदैव क्या रहेगा? अपवर्तनांक के बराबर होता है, और ये हमेशा क्या रहेगा? नियत। नियत का अर्थ क्या है पता है? ये एक मीडियम
का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम रहेगा। सर ब्लड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा, ग्लिसरीन का अलग होगा, नॉर्मल वाटर का अलग होगा। पर नॉर्मल वाटर में 1 गिलास पानी लो या 1 ड्रम पानी ले लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रहेगा? सेम। अरे मैं पानी लिया, ड्रम में से 1 गिलास पानी निकाल लिया, तो क्या उसका अपवर्तनांक बदल गया? क्या बदला क्या? उस 1 गिलास पानी में भी उतना ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा जितना 1 ड्रम पानी के अंदर था। हम अगर जब अलग अलग चीजें लोगे, 1 ड्रम ब्लड है और 1 ड्रम वाटर है, तब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का अलग अलग है। पर उस सेम मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थ्रू आउट द सिस्टम क्या रहेगा? सेम। इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक जो है, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है? ये सर एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव का मतलब जो मास पे डिपेंड ना करे, अमाउंट पे डिपेंड ना करे। अरे समुद्र का 1 गिलास का जल लिया या पूरे समुद्र का जल लिया, अपवर्तनांक सेम आ रहा है कि अलग अलग आ रहा है? मात्रा पे निर्भर किया है क्या जी? भाई 1 गिलास पानी में भी उतना ही खारापन है और पूरे समुद्र में भी उतना ही खारापन है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो उसके अमाउंट पे डिपेंड ना करे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या अमाउंट पे डिपेंड किया? क्या 1 गिलास में भी वही मान आया, वही वैल्यू आई जो पूरे सिस्टम का आया? अब देखो पढ़ाई ऐसे ही आगे बढ़ रही है। हमने पढ़ना शुरू किया आज अपवर्तनांक नाम का एक चैप्टर शुरू किया, अपवर्तन। पहले उसकी परिभाषा को समझा, फिर उसके एप्लीकेशंस को जाने, फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जान गए। अब कैरेक्टरिस्टिक्स जान गए तो लॉस जान गए। अब सर लॉ पढ़ रहा था ना मैं, तो फिर यहाँ अपने आप एक नया टर्म सामने निकल के आ गया, क्या? अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अब एज अ साइंस स्टूडेंट क्यूरियोसिटी आ गई मेरे अंदर, भैया ये कौन सा नया चीज आ गया है, इसके बारे में अब थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो अब आप आ जाइए सर अपवर्तनांक के बारे में पढ़ने। अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और किसी भी चीज का इंडेक्स हमेशा फिक्स रहता है ना जी, उस मीडियम के लिए फिक्स रहेगा। अब कांच का अपवर्तनांक और जल का अपवर्तनांक एक बराबर होगा जरूरी है क्या? अलग अलग होगा। पर कांच है, होमोजीनियस कांच है, तो थ्रू आउट द 1 किलोमीटर का भी कांच है, सब जगह का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रहेगा? सेम रहेगा। पकड़ पा रहे हो? नया नया फैक्ट बताने वाला न्यूमेरिकल आएगा इसके ऊपर, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं। तैयार है सब लोग? तैयार हो ना? ऐसा तो नहीं ना ओवरलोड हो गया? हो गया तो फिर थोड़ा सा और ले लो। हाँ जी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअल में होता क्या है, इसको हम लोग म्यू से या एन से रिप्रेजेंट करेंगे। होता क्या है पता है? तो ये वास्तव में ना प्रकाश के वेग का अनुपात होता है। आपको पता है कि जब भी अपवर्तन हो रही है, एक माध्यम है कि 2 माध्यम है? कम से कम 2 तो चाहिए सर, ज्यादा भी रहे हमको लेना देना नहीं है। पर अगर अपवर्तन कराना है तो माध्यम 2 होने चाहिए, क्योंकि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा, तभी आप उसे अपवर्तन का नाम दोगे। तो यहाँ 2 अलग अलग मीडियम है, और 2 अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड भी अलग अलग होगी। यस और नो? तो मैं बस इतना बोलूंगा, बस ये इसका अपवर्तनांक का फॉर्मूला यही होता है कि प्रकाश का वेग लेना है अलग अलग माध्यम में, और जो बड़ी वैल्यू है वो ऊपर रहेगी और छोटी वैल्यू नीचे रहेगी। अब प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा किस में होता है? हवा में। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हाईएस्ट वैल्यू। तो बस आप यहां से समझ गए सर, ये प्रकाश का वेग, हवा में प्रकाश का वेग, हवा में या निर्वात में, जो भी बोलना चाहो, वेग बटे माध्यम में प्रकाश का वेग। इसी का अनुपात होता है। चाल बोल लो, वेग बोल लो। अब ये बात आप हमेशा समझ रहे हो कि मान लो मेरा माध्यम लिक्विड है, तो प्रकाश का वेग हवा में कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और लिक्विड में कितना है जी? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो न्यूमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। इसका अर्थ ये बात समझ गया कि जो वैल्यू आएगी 1 से बड़ी आएगी कि छोटी आएगी? अरे भाई 5/4 कर रहा है ना, न्यूमिनेटर बड़ा है ना, और डिनोमिनेटर कोई भी एक बड़ी नंबर ऊपर रख दिया, नीचे छोटा रख दिया, वैल्यू कितना है? हाँ, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा 1 से क्या होता है? ये अपने आप एक पॉइंट बन गया। किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक 1 से
बड़ा ही होगा। 1 मिनिमम वैल्यू, हमेशा हर चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से बड़ी होती है। ठीक है, पकड़ पाए? बोलो हाँ या ना। ठीक, चलिए इसके अलावा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसी को अपन चाहें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक जो जनरल फॉर्मूला बनाएंगे वो क्या आ जाएगा, C बाई वी। C क्या है, हवा में प्रकाश की चाल, और V क्या है, माध्यम में प्रकाश की चाल। तो उसका रेशियो होता है C बाई वी। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा 1 से बड़ा आएगा या 1 के बराबर भी, दोनों ही